आज हम एक ऐसी फिल्म की कहानी में उतर रहे हैं जिसका नाम है धुरंधर। ये एक अंडरकवर एजेंट की कहानी है जो दुश्मन देश में एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर है। और जब आप खतरनाक कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ गोलीबारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें साजिशें हैं, राजनीति है, गैंग वॉर, मतलब सब कुछ है। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत एक ऐसी असल घटना से होती है जिसने, आप कह सकती हैं, पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। हाँ, फिल्म की कहानी हमें सीधे ले जाती है 30 दिसंबर 1999 को कंधार एयरपोर्ट पर, जी, जहां एक भारतीय विमान को हाईजैक कर लिया गया है। और स्क्रीन पर हम देखते हैं आईबी के डायरेक्टर अजय सान्याल को। आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो। हाँ, वो विदेश मंत्री देवव्रत कपूर के साथ मिलकर आतंकवादियों से नेगोशिएट कर रहे हैं। और आतंकवादियों की मांग बस एक, भारत की जेल में बंद उनके 3 साथियों को रिहा किया जाए। यहाँ फिल्म मेकर ने माहौल बहुत तनावपूर्ण बनाया है। बातचीत होती है, यात्रियों को छुड़ा लिया जाता है, लेकिन आतंकवादी जाते जाते एक ऐसी बात कह जाते हैं जो अजय सान्याल को अंदर तक चुभ जाती है। क्या कहते हैं वो कहते हैं, हिंदू डरपोक है, तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है। नहीं, ये कहानी की नींव रखता है। बिल्कुल। और अजय सान्याल इस बात को पर्सनली ले लेते हैं। वो रॉ के अधिकारियों को, मंत्री को चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि ये तो बस एक शुरुआत है। हाँ, कि एक बहुत बड़ा खतरा हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन कोई उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। और यहीं पर सिस्टम की एक, आप कह सकते हैं, बहुत बड़ी चूक दिखाई देती है। अजय की चेतावनी को नजरअंदाज करना कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है। हाँ, ये दिखाता है कि खतरे को तब तक गंभीरता से नहीं लिया जाता जब तक वो आपके दरवाजे पर दस्तक ना दे दे। और दस्तक हुई ठीक 2 साल बाद। 13 दिसंबर 2001 एक कार तेजी से भारतीय संसद की तरफ बढ़ती है। और कमाल की बात यह है कि फिल्म में उस दिन की असली फुटेज का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, और उस कार में वही आतंकवादी बैठा है जो कंधार में था। हाँ। और वो हमला कर देता है। ये एक बहुत ही प्रभावी फिल्म मेकिंग तकनीक है, असली फुटेज का इस्तेमाल। वो उस काल्पनिक कहानी को एक तरह की सच्चाई का एहसास देता है। बिल्कुल, दर्शक उसे और ज्यादा महसूस कर पाते हैं। जी। हमले के बाद जब अजय सान्याल वहां पहुंचते हैं तो आईबी के डिप्टी डायरेक्टर सुशांत बंसल उन्हें रिपोर्ट देते हैं। और अजय का चेहरा देखकर ही पता चल जाता है कि वो अंदर से टूट चुके हैं। वो कहते हैं, मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन इतना जल्दी होगा ये नहीं पता था। उनका ये वाक्य उनकी बेबसी और गुस्से को दिखाता है। वो सिस्टम से लड़ रहे थे, पर सिस्टम ने उनकी नहीं सुनी, है ना? सही बात है। तो संसद पर इस हमले के बाद सरकार की नींद खुलती है। आखिरकार विदेश मंत्री तुरंत अजय सान्याल को बुलाते हैं और कहते हैं कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। और तब अजय उन्हें याद दिलाते हैं। हाँ, वो 2 साल पुरानी फाइल है, एक प्लान जो उन्होंने पहले ही दे दिया था। ये समझना बहुत जरूरी है कि ऑपरेशन धुरंधर सिर्फ बदले की कार्रवाई नहीं है। नहीं। ये एक बहुत सोची समझी एक लंबी रणनीति है। इसका मकसद है दुश्मन के नेटवर्क में अंदर तक घुसना, उसका हिस्सा बनना। हाँ, और फिर उसे वहीं से खोखला कर देना जहाँ उसकी जड़ें हैं। यूँ समझ लीजिए कि ये शतरंज की एक बहुत लंबी बाजी है। तो इस ऑपरेशन धुरंधर को अंजाम कौन देने वाला है? यहीं पे कहानी के हीरो की एंट्री होती है ना? हाँ, एक ऐसा किरदार जिसे हम हमजा अली के नाम से जानते हैं। वो पाकिस्तान पहुंच चुका है और एक ढाबे पे काम मांगता है, लेकिन ढाबे वाला उसे मना कर देता है। रात में हमजा उसी ढाबे के बाहर खड़ा है। तभी कुछ बदमाश आते हैं और उससे पैसे छीनने की कोशिश करते हैं। और यहाँ एक बड़ा अजीब सीन होता है। हाँ, बहुत अजीब। जब हमजा उन बदमाशों से लड़ने ही वाला होता है तो वो जो ढाबे वाला है वो अंदर से इशारे से मना कर देता है और दुकान का दरवाजा बंद कर लेता है। मेरा सवाल यही है कि अगर वो ढाबे वाला भी एक भारतीय एजेंट था तो उसने हमजा को इतना पिटने क्यों दिया? वो मदद कर सकता था। ये बहुत अच्छा सवाल है और यही तो जासूसी की दुनिया की सच्चाई है। उस ढाबे वाले का पहला काम है अपने कवर को बनाए रखना। अच्छा। अगर वो एक ढाबे वाला बनकर सालों से वहाँ रह रहा है तो वो अचानक से हीरो बनकर किसी अनजान आदमी को बचाने नहीं जा सकता। इससे उसका पूरा नेटवर्क खतरे में आ सकता था। बिल्कुल। तो हमजा को पिटने देना उसके कवर को बचाने के लिए एक जरूरी कदम था। अच्छा, तो ये सब प्लान का हिस्सा था। पुलिस आती है, बदमाश भाग जाते हैं और अगले दिन वही ढाबे वाला हमजा को खाना देता है और काम पे रख लेता है। वो समझ चुका था कि हमजा भी उन्हीं का आदमी है। जी, ये दिखाता है कि दुश्मन की जमीन पर भी एक अनदेखा सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है। 1 साल बीत जाता है, हमजा उस ढाबे पर काम कर रहा है और ढाबे वाला उसे इलाके के समीकरण समझाता है। हाँ, कि यहाँ बलोच और पठानों का कंट्रोल है। सबसे बड़ा गैंग है रहमान डकैत का, जो बहुत खूंखार है। और एक दूसरा गैंग है बाबू डकैत का, जो पूरा साइको है। तो अब हमजा का अगला कदम क्या है? उसे इस दुनिया में घुसना कैसे है? उसे एक मौके की तलाश है और वो मौका बहुत जल्द मिलता है। हाँ, रिजवान नाम का एक लड़का जो बाबू डकैत के गैंग का मुखबिर है, वो खबर लाता है। क्या खबर? कि कल बाबू के लोग एक शादी में रहमान डकैत के बेटे को मारने वाले हैं। और बस यही एक प्लान बनता है। हाँ,
अगर हमजा रहमान के बेटे को बचा लेता है तो उसे रहमान के गैंग में घुसने का एक सीधा रास्ता मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। अगर प्लान फेल हो जाता तो हमजा वहीं मारा जाता। लेकिन इतने बड़े मिशन में ऐसे जोखिम तो उठाने ही पड़ते हैं। बिल्कुल। अगले दिन शादी का सीन है। हमजा और ढाबे वाला जूस सर्व कर रहे हैं। रहमान का बड़ा बेटा और साथ में एक छोटा बच्चा जो उसका छोटा बेटा है वहां आते हैं और तभी गोलीबारी शुरू हो जाती है। हाँ, हमजा तेजी दिखाता है, छोटे बेटे को तो बचा लेता है लेकिन बड़ा बेटा गोली लगने से मर जाता है। अब देखिए, यहाँ हमजा की दिमागी तेजी देखने लायक है। उसका प्लान आधा ही कामयाब हुआ। सही बात है, एक जिंदगी बचानी थी लेकिन एक जान चली भी गई। एक आम आदमी तो घबरा जाता, पर वो नहीं घबराता। वो ऐसे नाटक करता है जैसे बड़ा बेटा अभी भी जिंदा है, चिल्लाता है कि इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ वरना ये मर जाएगा। और उसकी यही अदाकारी काम कर जाती है। हाँ, हॉस्पिटल में रहमान डकैत आता है और उसका छोटा बेटा उसे बताता है कि हमजा ने ही उसकी जान बचाई है। ये फिल्म मेकर का एक क्लासिक तरीका है किरदार को स्थापित करने का। वो हमें बताते नहीं कि हमजा चालाक है, वो दिखाते हैं। हाँ, वो एक बेहद तनावपूर्ण सिचुएशन में उसकी काबिलियत दिखाकर हमें ये महसूस करवाते हैं। इसे शो डोंट टेल कहते हैं। और उसने एक त्रासदी को अपने मिशन के लिए एक अवसर में बदल दिया। बिल्कुल। तो रहमान हमजा से बहुत खुश होता है और उसे 1 लाख रुपए का इनाम देता है। लेकिन हमजा पैसे लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है, भाई आप हमारे लिए हीरो हो, आपने बलूचों को पहचान दी है, मैंने तो बस अपना कर्ज अदा किया है। ये एक बहुत ही चालाक मनोवैज्ञानिक चाल थी। कैसे? पैसे ठुकरा के उसने वफादारी और सम्मान का प्रदर्शन किया, जो रहमान जैसे आदमी के लिए पैसे से कहीं ज्यादा कीमती था। अच्छा, उसने खुद को एक वफादार साथी के तौर पर पेश किया। बिल्कुल। इसके बाद हमजा को रहमान के गैंग में शामिल कर लिया जाता है। उजैर जो रहमान का रिश्तेदार है उसे सारे अवैध काम सिखाता है। और उधर रहमान अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता है। लेकिन चुनाव नजदीक होने की वजह से उसका भाई उसे शांत रहने को कहता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से की आग में जल रहा था और हमजा इस बात को अच्छी तरह समझता था। एक दिन रहमान अपने गैंग के लोगों से पूछता है कि बदला लेना चाहिए या नहीं। सब कहते हैं लेना चाहिए, लेकिन चुनाव के बाद फिर वो हमजा से पूछता है और हमजा सीधे कहता है। क्या कहता है? अगर आपने अपने बेटे का बदला नहीं लिया तो आप अवाम के लिए क्या करेंगे? आपकी पहचान तो इसी से है। और यहीं से हमजा की जो नैतिक सीमाएं हैं वो धुंधली होने लगती है। मतलब? मिशन के लिए वो खुद एक गैंग लीडर की तरह सोच रहा है, काम कर रहा है। वो अब सिर्फ एक जासूस नहीं, वो उस दुनिया का हिस्सा बन रहा है जिसे खत्म करने आया है। हाँ, उसने रहमान के अहंकार को हवा दे दी। और इसका असर तुरंत होता है। रहमान बाबू डकैत और उसके पूरे गैंग को खत्म करने का आदेश दे देता है। और इस तरह हमजा ने 2 दुश्मन गैंगों को आपस में भिड़ाकर एक को पूरी तरह से खत्म करवा दिया। इससे इलाके में अस्थिरता भी पैदा हुई और रहमान के गैंग में हमजा का महत्व और भी बढ़ गया। उसका पहला पड़ाव सफल रहा। कहानी आगे बढ़ती है साल 2007 में। चुनाव होते हैं और जमील जमाली नाम का एक नेता जीत जाता है। जब वो भाषण दे रहा होता है तो रहमान वहाँ पहुँचता है और पूरी भीड़ रहमान के लिए चिल्लाने लगती है। और यहीं पर पहली बार हमजा की नजर जमील की बेटी एलिना से मिलती है। उकसाते हैं। और ये बात जमील जमाली को परेशान कर देती है ना। उसे रहमान से खतरा महसूस होने लगता है। हाँ, तो अब हमजा का अगला मकसद एलिना के करीब जाना है ताकि वो जमील जमाली तक पहुंच सके। इसके लिए वो एक पूरी फिल्मी योजना बनाता है। वो एक बार के बाहर एलिना की गाड़ी खराब कर देता है। अच्छा। फिर पुलिस को फोन करके रेड करवा देता है। जब एलिना फंस जाती है तब हमजा हीरो की तरफ बाइक पर आता है और उसे बचाकर ले जाता है। ये जासूसी की दुनिया का एक जाने माना हथियार है, हनी ट्रैप। पर यहाँ फिल्म इसे एक नया मोड़ देती है। हाँ, हमजा सिर्फ एलिना को इस्तेमाल नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं वो खुद भी इस रिश्ते में उलझता जा रहा है, जो उसके मिशन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। बिल्कुल। और वो जानबूझकर बाइक रोककर पेट्रोल खत्म होने का बहाना भी बनाता है। बाद में उसका फोन भी लौटाता है। इन सब चीजों से एलिना इम्प्रेस हो जाती है और उनके बीच एक रिश्ता शुरू हो जाता है। लेकिन इसके तुरंत बाद मिशन का असली लक्ष्य सामने आता है। हाँ, अब कहानी लोकल गैंग वॉर से निकलकर इंटरनेशनल टेररिज्म की तरफ बढ़ती है। रहमान खनानी ब्रदर्स से मिलने जाता है और हमजा भी साथ होता है। वहाँ हमजा नकली नोट छापने का एक बहुत बड़ा कारखाना दिखता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वहाँ ISI का चीफ मेजर इकबाल और कई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मौजूद होते हैं। ये कहानी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हाँ, हमजा को अब समझ आता है कि रहमान सिर्फ एक छोटा मोटा गुंडा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का मोहरा है। वहाँ रहमान को एक डील दी जाती है, असली हथियार और गोला बारूद बनाने के बदले पैसा और चुनाव में मदद। और ये सामान 3 अक्टूबर को भारत में एक बड़े काम के लिए चाहिए। इधर जमील जमाली को जब ये पता चलता है तो वो रहमान को रास्ते से हटाने के लिए SP चौधरी को बहाल कर देता है। तो अब कहानी में कई परतें एक साथ खुल रही हैं। एक तरफ ISI का प्लान,
दूसरी तरफ रहमान और जमील के बीच सत्ता का संघर्ष। और इन सब के बीच हमजा अपना मिशन साधने की कोशिश कर रहा है। एक दिन एलिना अपने पिता के घर पे एसपी चौधरी को देख लेती है और हमजा को बता देती है। और कुछ ही दिनों बाद एसपी चौधरी रहमान को गिरफ्तार कर लेता है। ये गिरफ्तारी असल में जमील जमाली और रहमान के भाई की मिली भगत से होती है। अच्छा। हमजा को शक हो जाता है। तभी एलिना उसे एक वीडियो भेजती है जिसमें जमील, एसपी चौधरी और रहमान का भाई उसे मारने की बात कर रहे हैं। हमजा ये वीडियो जमील को भेजकर उसे ब्लैकमेल करता है और 1 घंटे में रहमान को छोड़ने को कहता है। जमील डर जाता है, लेकिन एसपी चौधरी उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है मैंने उसे पकड़ा है, मैं ही उसे मारूंगा। तब हमजा एक बहुत ही दुस्साहसी कदम उठाता है। क्या करता है वो एसपी चौधरी के गोपनीय ऑफिस में घुसकर सारे पुलिस वालों को बंधक बना लेता है। अरे बाप रे। और धमकी देता है कि अगर रहमान को नहीं छोड़ा तो वो सबको जला देगा। मजबूर होकर एसपी चौधरी को रहमान को छोड़ना पड़ता है। इस एक घटना से हमजा रहमान की नजरों में भगवान बन जाता है। उसने अपनी जान पर खेलकर रहमान को बचाया था। लेकिन जब रहमान अपने अड्डे पर वापस आता है तो वहाँ टीवी पर 26/11 मुंबई हमलों का सीधा प्रसारण चल रहा होता है। और ये देखकर हमजा अंदर तक हिल जाता है। यहीं पर एक बड़ा खुलासा होता है। क्या? हमजा ने 3 अक्टूबर के हमले की खबर भारत को भेज दी थी, लेकिन आईएसआई को इसकी भनक लग गई। अच्छा। इसलिए उन्होंने तारीख और तरीका बदलकर 26 नवंबर को हमला कर दिया। ये दिखाता है कि जासूसी की दुनिया में जीत और हार कितनी नाजुक होती है। आपकी जानकारी सही हो सकती है, लेकिन दुश्मन भी उतना ही चालाक होता है। सही बात है। इस घटना के बाद हमजा अपना आखिरी दांव चलता है। वो जमील से मिलता है। और क्या कहता है? कहता है तुम्हें एक ऐसा आदमी चाहिए जो तुम्हारे खानदान का हो और पूरे पाकिस्तान पर राज करने में तुम्हारी मदद करे। वो सीधे सीधे खुद को जमील के दामाद और उसके सबसे ताकतवर सहयोगी के तौर पे पेश कर रहा था। हाँ, एक तीर से कई शिकार। जमील इशारा समझ जाता है और हमजा और एलिना की शादी करवा देता है। शादी में पंजाब में धमाके के लिए हथियार सप्लाई करने की एक नई डील होती है। और हमजा खुद डिलीवरी की तारीख 9 सेट कर देता है। ये इस बात का संकेत था कि 9 तारीख को रहमान का खेल खत्म होने वाला है। अब बिसात बिछ चुकी थी और सारे मोहरे अपनी अपनी जगह पर थे। और 9 तारीख को वही होता है। हमजा रहमान को गाड़ी में लेकर निकलता है और जानबूझकर गाड़ी को जंगल की तरफ मोड़ देता है। रहमान को शक होता है, गाड़ी में लड़ाई होती है और गाड़ी टकरा जाती है। तभी पता चलता है कि ये पूरा प्लान हमजा, जमील और एसपी चौधरी ने मिलकर बनाया था। मतलब हमजा ने अपने सबसे बड़े दुश्मन एसपी चौधरी को भी अपने प्लान का हिस्सा बना लिया था। हाँ, एसपी चौधरी अपनी फोर्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है। रहमान और चौधरी के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। और जब रहमान चौधरी पर हावी हो जाता है तभी हमजा पहुंचकर उसे बचाता है। और एसपी चौधरी रहमान के गले में गोली मार देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं। यानी हमजा ने अब रहमान की जगह ले ली है। पूरे गैंग का कंट्रोल उसके हाथ में है। और फिर आता है फिल्म का सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटन, जो पूरी कहानी का मतलब बदल देता है। फिल्म हमें अतीत में ले जाती है। भारत की एक जेल में एक कैदी, नाम है जसरीत सिंह, उसे फांसी की सजा होने वाली है। तभी अजय सान्याल उससे मिलने आते हैं। ये कोई और नहीं, हमजा ही है। हाँ, ये था अजय सान्याल का ऑपरेशन धुरंधर। एक ऐसे आदमी को चुनना जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उसकी पहचान मिटाना और उसे दुश्मन के घर में भेजना ताकि वो उनके साथ मिलकर उनके नेटवर्क को अंदर से तबाह कर सके। ये एक बेहद जोखिम भरा और नैतिक रूप से बहुत जटिल ऑपरेशन था। तो ये थी कहानी धुरंधर की।